दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, जिसने कभी राग, सुरताल और स्केल के नियमों का औपचारिक अध्ययन नहीं किया, वो इंसान कैसे ऐसे गीत, ऐसी कंपोजिशंस बना गया जो न सिर्फ फिल्म संगीत के पैमाने पर खरे उतरे, बल्कि आज भी उतने ही टाइमलेस और रिफ्रेशिंग लगते हैं। बेकरार दिल तू गाए जा। किशोर दा गायक के रूप में एक लेजेंड है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन संगीतकार किशोर कुमार यानी किशोर कुमार द कंपोजर आज भी लोगों के लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री, एक पहेली है। तो सवाल ये है कि बिना संगीत सीखे किशोर दा संगीत कैसे रचते थे? उनकी कंपोजिशंस में ऐसा क्या था जो ट्रेन म्यूजिशियंस को भी हैरान और नतमस्तक कर देता था? और फिर उन्होंने ज्यादा कंपोजिशंस क्यों नहीं की? क्यों अपने प्रोडक्शन से बाहर सिर्फ एक फिल्म में ही संगीत दिया? तुम चले हम चले। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 1961, फिल्म झुमरू। यही वो दौर था जब किशोर दा ने पहली बार फॉर्मली म्यूजिक कंपोजिशन की जिम्मेदारी संभाली। न रहा कोई सहारा। उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज अभी स्ट्रगलर थे। प्यारेलाल वायलिन बजाते थे और लक्ष्मीकांत मैंडोलिन। यहीं से उन्हें किशोर दा के कंपोजर के रूप की पहली झलक मिलती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बताते हैं कि किशोर दा फॉर्मल ट्रेनिंग से पूरी तरह दूर थे, लेकिन जानने और सीखने की उत्सुकता से पूरी तरह भरे हुए थे। सारे गामा निधा पा गा धा पा सा नी धा, मुझे कुछ नहीं आता। उनके संगीत के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने उनको पूरा ही मतलब संगीतकार बना के भेजा। वो सिर्फ धुन बना देते थे, बाकी अरेंजमेंट अपने असिस्टेंट सुहेद कर और म्यूजिक अरेंजर फ्रैंक फर्नांडिस पर छोड़ देते थे। था क्योंकि उन्हें सीखा नहीं था किसी से, और बगैर सीखे वो गाना मतलब ट्यून भी बना लेते थे, कभी कभी बोल भी लिखते थे। एक्टिंग तो वो बहुत अच्छी करते ही थे, इसमें कोई शक ही नहीं। और जैसा वो गाते थे मैंने ऐसा सिंगर नहीं सुना। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि किशोर दा के संगीत निर्देशन के पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। किशोर दा घंटों बैठकर कभी खुद रिसर्च करते तो कभी चर्चाओं में बाकी म्यूजिशियन से सवाल पूछते। वेस्टर्न म्यूजिक कैसे इवॉल्व हुआ? मोजार्ट इतना टाइमलेस क्यों है? ट्रम्पेट प्लेयर हैरी जेम्स में क्या खास है? बेनी गुडमैन को क्लैरिनेट का मजिशियन क्यों कहते हैं? वो फ्रैंक सिनाट्रा की तरह एक सिंगिंग एक्टर बनना चाहते थे। उन्हें बिंग क्रॉस्बी जैसी फील चाहिए थी, मैनोइन जैसी एक्सीलेंस चाहिए थी। दोस्तों, ये क्लासिकल म्यूजिक की इग्नोरेंस नहीं थी, अनभिज्ञता नहीं थी, बल्कि ग्लोबल म्यूजिक को समझने और जानने की तीव्र इच्छा थी। अब एक घटना सुनिए जो किशोर दा की स्वाभाविक प्रवृत्ति को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। एक रिकॉर्डिंग सेशन में सारे म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंट्स को सी शार्प पर ट्यून कर रहे थे। आपको बताते चले कि सी शार्प संगीत को मापने का एक पैमाना होता है जो सी नोट से शुरू होता है। किशोर दा ने स्केल को सुना और बोले, आज मेरी आवाज ठीक नहीं है, मैं इस की में नहीं गा पाऊंगा, स्केल बदल दो। म्यूजिक कंडक्टर ने उन्हें 2-3 ऑप्शन दिए, पर किशोर दा सेटिस्फाइड नहीं हुए। परेशान होकर म्यूजिशियंस ने दोबारा से इंस्ट्रूमेंट्स सी शार्प पर ट्यून कर दिए, और जैसे ही किशोर दा ने वही की दोबारा से सुनी तो वो तुरंत बोले, हाँ यही ठीक है, और फिर उसी सी शार्प में पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ गाया। बेशक किशोर दा को म्यूजिक टेक्निक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग न रही हो, लेकिन उनके सुनने की और ऑब्जर्व करने की क्षमता कभी गलत नहीं होती थी। यही थी उनकी असली ट्रेनिंग, सुनकर समझने का करिश्माई हुनर, सहज ज्ञान और अंतरात्मा की आवाज। रात के तारे आए कहाँ गए। किशोर दा की सबसे बड़ी ताकत म्यूजिक स्किल्स नहीं, बल्कि रिकॉर्डिंग रूम में उनकी प्रेजेंस थी। जैसे ही छड़ी घुमाते हुए अजीबोगरीब गाने गाते हुए वो स्टूडियो में एंटर करते, स्टूडियो का पूरा माहौल बदल जाता। आशा भोसले कहती हैं कि किशोर दा के साथ ड्यूएट में वो अपनी आवाज को ऐसे लेवल्स तक पुश करती थी जो वो आमतौर पर करना पसंद नहीं करती थी। और किशोर जो गाने में अपनी चीजें डालते थे वो देख के ऐसा लगता था कि म्यूजिक डायरेक्टर ने गाना अगर 90 किया है तो 100 करके म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में गाना कैसे देना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा। मन्ना डे कहते थे कि किशोर दा के आते ही हर सिंगर और हर म्यूजिशियन खुद से बेहतर परफॉर्म करना चाहता था। एक दिन और गया आए रूठी न रुकाया अंधियारा। लेकिन यहाँ एक सच्चाई भी है।
मन्ना दा ने साफ कहा था, कंपोजर के रूप में किशोर दा का काम बहुत कम है। वो चाहते तो इससे बहुत ज्यादा कर सकते थे। फिर सवाल यही उठता है, अगर उनके पास टैलेंट था, कल्पना थी और संगीत बनाने की नैसर्गिक योग्यता भी थी, तो फिर उन्होंने ज्यादा म्यूजिक कंपोज क्यों नहीं किया। किशोर दा ने अपने पूरे करियर में केवल 16 फिल्मों में संगीत दिया और हैरानी की बात यह है कि उनमें से 6 फिल्में कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। यानी जिन कंपोजिशंस को दुनिया सुन सकती थी, उनका एक बड़ा हिस्सा ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं। बाजे 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 रे कहीं बांसुरिया। और तो और अपने प्रोडक्शन से बाहर उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म में संगीत दिया। किसने यहाँ किसको जाना। दोस्तों, ये कमी टैलेंट की नहीं थी, ये उनकी अपनी चॉइस थी। किशोर दा के अप्रत्याशित और अतरंगी स्वभाव का सबसे बड़ा उदाहरण वो फिल्म है जिसमें किशोर दा ने कहानी लिखी, निर्देशन किया, निर्माण किया, खुद मुख्य भूमिका भी निभाई, लेकिन उस फिल्म में कोई संगीत, कोई गाना नहीं रखा। ये फिल्म थी दूर वादियों में कहीं। आप ठीक कहते हैं साहब, आजादी की तमन्ना में जेल से जरूर भागा था, मगर बाहर आकर मैंने महसूस किया कि सारी जिंदगी एक कैद के सिवाय कुछ भी नहीं। उस दौर में जब गानों के बिना फिल्म की कल्पना भी मुश्किल थी और किशोर दा की आवाज फिल्म और संगीत के हिट होने की गारंटी थी, उस दौर में किशोर दा ने बिना गीत संगीत की फिल्म बनाने का हैरतअंगेज फैसला लिया और किसी को सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं समझी। शायद इसलिए क्योंकि किशोर दा के लिए म्यूजिक कभी प्रोफेशन था ही नहीं, वो उनके लिए खुद को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम था। वो रूल्स फॉलो करने नहीं आए थे, न उनके कोई तयशुदा नियम थे। वो जब मूड में आकर गीत संगीत बनाते तो इतिहास बन जाता था। शायद यही वजह रही कि किशोर दा ज्यादा म्यूजिक कंपोजिशन की दौड़ में शामिल नहीं हुए। वो अपने मन के मालिक थे, जब मन किया तब संगीत रचा और जब नहीं किया तो दुनिया की कोई परवाह नहीं की। संगीत किशोर दा के लिए समय सीमा और व्यापार का हिस्सा नहीं था, वो एक प्रेरणा थी, एक मूड था, एक जरूरत थी जो भीतर से उठती थी। न रहा कोई सहा। झुमरू, दूर कराही, दूर गगन की छांव में जैसी फिल्मों का संगीत इस बात का सबूत है कि जब किशोर दा ने कंपोज किया तो पूरी ईमानदारी और आत्मा से किया। और इसी वजह से बेशक उनकी कंपोजिशंस संख्या में कम है, लेकिन असर में बेहद गहरी हैं। उस पथ का। दोस्तों, किशोर दा क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं थे, लेकिन वो संगीत की आत्मा थे। उनका संगीत किताबों से नहीं बल्कि दिल से, सुनकर समझने के कौशल से और कल्पना से निकला, और शायद इसीलिए उनके बनाए संगीत की संख्या कम है लेकिन असर टाइमलेस है। तो दोस्तों, अब बारी है आपकी। कमेंट में हमें बताइए किशोर दा का संगीतबद्ध ऐसा कौन सा गीत है जिसे आपकी नजर में उसका हक नहीं मिला और वो अंडररेटेड रह गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।